अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन की उर्दू की बुक के यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9th की बुक है। और हम लोग फर्स्ट जो यूनिट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। सबक नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी देख सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग कुतबा को डिस्कस करेंगे, जो सबक नंबर दूसरा है, दोम है, ठीक है, इस बुक का। डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो इसका पैराग्राफ है, शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफ़िज़ा बागों और फलवारियों में घिरी हुई करीब-करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है, जो दूर तक फैला चला चला गया है। ठीक है जी, तो वो कुछ बता रहे हैं कि एक इमारतों का कुछ सिलसिला है, अ, दो दूर तक कोई 2 मील दूर के फासले पर, और बाग और फ़िज़ा में बाग और फूल जो हैं, उससे कहीं आगे तक बहुत सारी इमारतें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इमारतों में कई छोटे-बड़े दफ़्तर हैं, कुछ छोटे-बड़े दफ़ातर भी उसमें दिखाई गए हैं कि वहाँ पर दफ़्तर हैं, जिनमें कमोबेश 4,000 आदमी काम करते हैं। तो टोटल कितने हज़ार आदमी काम करते हैं? 4,000 आदमी उन दफ़्तरों में काम करते हैं। दिन के वक़्त इस इलाके की चहल-पहल और गहमा-गहमी अमूमन कमरों की चारदीवारियों ही में महदूद रहती है। ठीक है? दिन के वक़्त चहल-कदमी बहुत कम होती है, चहल-पहल बहुत कम होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने ऑफ़िसेज़ के अंदर होते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं। मगर सुबह साढ़े 10 बजे से पहले और दोपहर को साढ़े 4 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चगली चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाज़ों से इस इलाके को तक जाती है, इस एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर आया हो और अपने साथ बहुत सा खुश्को ख़ाश खुश्को ख़ाशाक बहा लाया हो। ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे से पहले, ठीक है, और शाम साढ़े 4 बजे के बाद सारे लोग क्योंकि बाहर आ जाते हैं, अपने दफ़ातर से छुट्टी हो जाती है उनको शाम के वक़्त, और सुबह के वक़्त वो अपने घरों से निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ये तशबीह दी हुई है, किससे तशबीह दी है? दरिया का रूप, कि बहुत सारा पानी जिस तरह निकल आता है, बहुत सारा पानी नज़र आने लग जाता है। वैसे लगता है कि इतना ज़्यादा रश हो गया है रोड के ऊपर, ठीक है, सड़क के ऊपर। गर्मी का ज़माना, सपहर का वक़्त, सपहर मतलब दोपहर का वक़्त है। सड़कों पर दरख्त के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक ज़मीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसते जाते थे। अभी-अभी एक छड़ोकाओ गाड़ी गुज़री थी। सड़क पर जहाँ-जहाँ पानी पड़ा था, बुखारात उठ रहे थे। ठीक है? तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि जहाँ-जहाँ वो छिड़काव वाली जो गाड़ी है पानी फेंक के जा रही है, वहाँ पर छोटे-छोटे बुखारात मतलब बुलबुले से बन रहे हैं, इतनी गर्मी है। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा 2 मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला। ये किरदार बताया जा रहा है कि शरीफ हुसैन एक किरदार हैं जो अपने मामूल के मुताबिक कुछ सवेरे दफ्तर से निकलते हैं और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियाँ ले जाया करते थे। ठीक है, ये बाहर आके खड़े होते हैं ताकि तांगे वाली जो सवारियाँ हैं, मतलब तांगा आए और इनको उठा के ले जाए जहाँ ये जाना चाहते हैं। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ़ था जो इससे महीने के शुरू के 4-5 रोज़ ही मिलता था। ठीक है? तो महीने के 4-5 रोज़ ही वो बेचारा उसके अंदर जाता था, तांगे के अंदर, ठीक है? और आज का दिन इन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज का दिन भी वो उन सब दिनों के अंदर आज जा रहा था तांगे पर। आज खिलाफ़े मामूल तनख्वाह के 8 रोज़ बाद इसकी जेब में ₹5 का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। मतलब तनख्वाह उसको मिली थी तो कुछ इतने पैसे उसके पास अभी मौजूद थे। वजह ये थी कि इसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था, ठीक है? दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 बोरियाँ लेकर, आगे चलते हैं, खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था, ठीक है? तो उसकी बीवी मेके चली गई थी और उसने कुछ इस तरह से खाना खा के अपना पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफ़िक्री ही बेफ़िक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं जिसकी रखवाली करनी पड़ती। इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। ठीक है जी? तो वो बिल्कुल ही आज़ाद था, बेफ़िक्री थी उसके पास, क्योंकि उसके घर में उसकी बीवी नहीं थी, वो बच्चों को लेकर मेके चली गई थी, खाना उसने खा लिया था। तो वो आज़ाद घूम रहा था। बेशक घर ना भी जाए तो उसके घर में कोई ऐसे असासे नहीं थे जो चोरी हो जाएँ।
थोड़ी देर में दफ्तर से क्लर्कों की टोलियां निकली शुरू हुईं और इसमें टाइपिस्ट, रिकॉर्डर, केबर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, अर्ज आदमी और आला हर दर्जे और हैसियत के क्लर्क थे। तो बहुत सारे क्लर्कों के उन्होंने यहाँ पर नाम लिए हैं और बहुत सारी जो ऑक्यूपेशंस हैं कि किस किस फाइस कुर्सी पर फाइज थे वो बताई जा रही हैं कि उनके क्या क्या दर्जे थे, और इसी लिहाज से इनकी वज़ा कता भी एक दूसरे से जुदा थी, मगर बाज़ टाइप ख़ास तौर पर नुमायाँ थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी की जेन के निकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हैट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगोदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोनों वाले बाबू छाता खोले, मुंह में बेड़ी, बगलों में फाइलों के खट्टे दबाए, इन फाइलों को करीब करीब हर रोज इस उम्मीद के साथ ले जाते कि गुत्थियां वो दफ्तर के गोल गपाड़े में इन्हें नहीं सुलझा सके। मुमकिन है घर की एक सोई में इनका कोई हल सूझ जाए। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि कैसे जो क्लर्क वगैरह हैं उनमें से कोई एक क्लर्क है जो काफ़ी नुमायाँ थे। वो अपनी जो है ना गुत्थियाँ जो थीं, बहुत सारी जो फाइल्स हैं, उनको अपने बगल में दबाए घर लेकर जा रहे थे कि जो चीज़ दफ्तर में सॉल्व नहीं हो सकी, क्या पता वो घर जाकर हो जाए। मगर घर पहुँचते ही वो गृहस्थियों के कामों में ऐसे उलझ जाते कि इन्हें देखते तक का काम ना मिलता, मौका ना मिलता। अगले रोज़ इन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का त्यों वापस लेकर आना पड़ता। ठीक है, लेकिन घर जाके उनको मौका नहीं मिलता था, वो बहुत मसरूफ़ हो जाते थे घर के कामों में। बाज मंचले तांगे साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कंधे पर गिरेबान खुला हुआ, जैसे बटन टूट जाने पर इन्हें सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी, और जिसके नतीजे से छाती के घने बाल पसीने में तरबातर नजर आते थे। रंग रोट सस्ते सिले सिलाई ढीले ढाले कता सूट पहने, इस गर्मी के आलम में वास्केट और नकटाई कॉलर तक से लैस, कोट की बलाई जेब में दो दो तीन तीन फुट फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चलते आ रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे तांगे और साइकिल, ठीक है, सामने से आ रहे थे और कुछ उनका इंतज़ार इस तरह से करते उन्होंने उसकी जो हाल है उनका वो बताया कि मनचले तांगे और साइकिल वाले जो थे ना, वो किस तरह से चलते हुए आ रहे थे। ठीक है, गो इनमें से ज़्यादातर क्लर्कों की मादरी ज़बान एक ही थी। ठीक है, जबकि ये उन्होंने बताया है कि जो क्लर्क हैं उनकी बेसिकली ये शख्सियत बता रहे हैं कि वो कैसे थे। इन सब की मादरी ज़बान मतलब मदर लैंग्वेज जो थी वो एक ही थी, मगर वो लहजा बिगाड़ कर गैर ज़बान में बातें करने पर तुले हुए थे। इसकी वजह से तमानियत ना थी जो किसी गैर ज़बान पर कदरत हासिल होने पर इसमें बातें करने पर उकसाती, बल्कि ये कि इन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर ज़बान में बोलना पड़ता था, और वो बाहम बातचीत करके इसकी मशक बहम पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो उनको गैर ज़बान में बात करनी पड़ती थी अपने दफ़ातर के अंदर, क्योंकि वो मादरी ज़बान तो बोलते थे, लेकिन अपने ऑफ़िसर्स के साथ उनको दूसरी ज़बान में बात करनी पड़ती थी। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले-भाले और नातजुर्बाकार भी जिनकी अभी मिसें भी पूरी नहीं भीगी थीं, और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीद जहाँ देदा घाघ भी जिनकी नाक पर सालिहान साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था। मतलब कुछ ऐसे क्लर्क भी थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, और कुछ वो थे जो अभी-अभी आए थे, ठीक है? जिन्हें इस सड़क के उतार-चढ़ाव देखते-देखते 25-25 30-30 बरस हो चुके थे, ठीक है? 30-40 साल 25-30 साल हो गए थे उनको। बेशतर कारकुनों की पीठ में गुद्दी में ज़रा नीचे ख़म सा आ गया था, और गुंदा उस्तरों में से मुतवातिर दाढ़ी मूंदते रहने के बायस इनके गालों और थोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थीं, जिन्होंने बेशुमार नन्ही भंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बेहतरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से इनके घर को जितने रास्ते जाते हैं, इनका फ़ासला कितना हज़ार कदम है। हर शख्स अफ़सरों के चिड़चिड़ेपन, मातहतों के नालायकी पर नाला नज़र आता था। तो बेसिकली कुछ इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे कि उन्होंने बताया है, उनको ऐसे उनका मंज़र पेश किया है कि उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे, ठीक है? और ये लोग ऐसे थे जिनको ज़िंदगी के हर उतार-चढ़ाव का पता था, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बताया कि हर शख्स अफ़सरों के चिड़चिड़ेपन या मातहतों के नालायकी पर नाला नज़र आता है, ठीक है?
تو جتنے بھی افسر تھے وہ چڑچڑے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اپنی ایک طرح کی روٹین سے۔ ایک تانگس کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر ان میں سوار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو پہلا کردار بتایا تھا وہ اب تانگے پر سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا، ٹھیک ہے جی؟ قریب پہنچ کر وہ رک جاتا ہے۔ شریف حسین نے ان کی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنا فروش اور سستا مال بیچنے والوں کا دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدنے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک لطف تماشا تھا۔ تو بیسیکلی وہ یہاں پر ایک بازار لگتا تھا، اس میں اتر گیا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتارنے والے گرافروں کے جھمکٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا، ایک طرف جا نکلا جا جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر تھوڑا تھوڑا ٹائم یہ رکتا اور آگے پھر کہاں چلا گیا؟ جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑے پڑے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے گراموفون کے پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھونس، برہن اور پتیل کے لم ڈھینگ بدھ کا نیم قد مجسمہ، ٹھیک ہے جی؟ بیسیکلی اس میں بہت ساری انہوں نے چیزیں بتائی ہیں جو وہاں پر موجود تھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کباڑ خانوں میں ان کو پڑے ہونے کی وجہ سے یا تو ان کی شکلیں ہی نہیں نظر نہیں آ رہی تھیں، یا پھر ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ایک ٹکڑا اس نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ مغل بادشاہوں کے ایک مقبرے یا کوئی اس طرح سے اکھڑا ہوا تھا، اس نے اس کی قیمت دریافت کی کباڑیے سے۔ 3 روپے۔ کباڑیے نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیے کیا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اس نے پوچھا کہ آپ کیا دیں گے؟ وہ رکھ کر چل پڑا، کیونکہ اس لیے وہ رک گیا، ٹھیک ہے؟ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق و تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتائے کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا تھا۔ تو بیسیکلی اس نے کہا کہ میں رک جاتا ہوں اور اس کو بتاتا ہوں کہ میں کتنے پیسے دوں گا، تاکہ اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ میں یہاں پر صرف ریسرچ کرنے آیا تھا اور میں نے صرف دیکھنا تھا، مجھے کیونکہ شوق تھا، میں نے دیکھ کر واپس رکھ دیا۔ ہم تو 1 روپے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 1 روپیہ دوں گا۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 1.25 روپیہ بھی نہیں، اچھالے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے بارہ آنے کیوں نہ دیا؟ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا؟ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مڑ ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا، بھلا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ تو سمپل سی بات سمجھ آ ہی رہی ہے کہ
कबाड़िए ने इसको सस्ता सा दाम देकर बेचने का चाहा। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तो इस संगमरमर के टुकड़े का एक मसरफ इसके ज़हन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर और रहीम है। क्या अजीब इसके दिन फिर जाएँ, वो क्लर्क दर्जा दोम से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और इसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क ही सही। फिर इस सांझे के मकान में रहने की ज़रूरत ना रहे, बल्कि वो कोई छोटा-सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपने नाम कंधा करा के दरवाज़े के बाहर नस्ब कर दे। मुस्तकिली मुस्तकबिल की ये ख़याली तस्वीर इसके ज़हन पर कुछ इस तरह छा गई थी कि या वो इस मरमरी टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ़ समझता था, या अब इसे महसूस होने लगा था गोया वो एक अरसे से इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था, और अगर इसे ना खरीदता तो बड़ी भूल होती। ठीक है, तो वो अपने आप से बातें कर रहा है। ठीक है, कि अगर वो ये टुकड़ा खरीद चुका है तो अब इसको चाहिए कि इसको कहीं यूटिलाइज करे, कहीं इस्तेमाल करे इसको। ठीक है, ताकि क्या पता उसको ये टुकड़ा इतना फ़ायदा दे कि उसकी दर्जा बढ़ जाए और वो छोटे क्लर्क से बड़े लेवल पर चला जाए। ठीक है, शुरू-शुरू में जब वो मुलाज़िम हुआ था, तो इसका काम करने का जोश और तरक्की का वल्वला इंतहा को पहुँचा हुआ था, मगर 2 साल की सही हासिल के बाद रफ़्ता-रफ़्ता इसका ये जोश ठंडा पड़ गया और मिज़ाज में सुकून आ चला था। मगर संग-मरमर के टुकड़े ने फिर इसके ख़्यालों में हलचल डाल दी। मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ तरह-तरह के खुश आइंद ख़यालात हर रोज़ इसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते-बैठते, सोते-जागते, दफ़्तर जाते, दफ़्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और इससे तनख्वाह मिली, तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि संग-मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबुकदस्ती से इस पर इनका नाम कंधे के कोनों में छोटी-छोटी खुशनुमा बेलें बना दीं। संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा देखकर उसे एक अजीब-सी खुशी हुई। ज़िंदगी में शायद ये पहला मौका था कि इसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा हुआ देखा था। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में जिसमें चाबकदस्ती, मतलब जिसे चाबकदस्ती बहुत ज़ोरों शोर से, तो उसने चाहा कि वो संगमरमर का टुकड़ा लेकर जाए किसी संग तराश के पास, जो तराशते हैं, ठीक है, इन पत्थरों को, और उसे कहे कि वो उसका नाम उसके ऊपर लिख दे। ठीक है, और उसने लिखा उसके ऊपर उसका नाम, तो उसको बड़ी खुशी हुई। पहली दफ़ा इसको इतनी खुशी महसूस हुई। संग तराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाज़ार में कई मर्तबा इसका जी चाहा कि कुतबे पर से इस अखबार को उतार डाले जिसमें संग तराश ने इसे लपेट कर दिया था। इस पर एक नज़र और डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे इसके साथ पकड़ लेता। शायद वो राह चलतों की निगाहों से डरता था कि कहीं वो इस कुतबे को देखकर इनके ख़्यालात को ना भांप जाएँ, जो पिछले कई दिनों से इसके दिमाग पर मुसल्लत मतलब हावी थे। तो वो चाह रहा था कि वो रास्ते में जाते-जाते एक दफ़ा दोबारा नज़र डाले, लेकिन बार-बार उसको फिर अखबार हटानी पड़ती, लेकिन वो अखबार नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसको लगा कि क्या पता अगर वो हटाए तो लोग उसको देखें तो वो कहेंगे कि भई उसके क्या ख़्यालात हैं इन चीज़ों के बारे में। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही इसने अखबार उतार फेंकी और नज़रें कुतबे की दिलकश मतलब बहुत खूबसूरत तहरीर पर गाड़े देख धीरे-धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ते लगा। बलाई मतलब ऊपर वाली मंजिल पर अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कफ़ल खोलने लगा अ, कुफ़ल खोलने लगा। पिछले 2 बरस में आज पहली मर्तबा इस पर ये इंकशाफ़ हुआ कि इसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कुतबे वहाँ थोड़ी ही लगाए जाते हैं। इनके लिए तो बड़ा-सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते-जाते की नज़र पड़े। ठीक है? तो उसको लगा था कि इसके घर के बाहर जगह ही नहीं है जहाँ पर वो एक कुतबा लगाए अपने नाम का। कुल अम कुफ़ल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फ़िलहाल इस कुत्बे को कहाँ रखूं। इसके इस एक हिस्सा मकान में ठहरियाँ एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना था।
अलमारी सिर्फ़ एक ही कोठरी में थी मगर इसके किवाड़ नहीं थे, मतलब उसके कोई लॉक शॉक नहीं थे। बलाखिर इसने कुतबे को इस बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज़ शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता, तो सबसे पहले इसकी नज़र कुत्ते पर पड़ती। उम्मीदें उसे सब्ज़ बाग दिखाती और दफ्तर की मुशक्क़त मतलब कोशिशें जो वो करता था की थकान किस कदर कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी इसका कोई साथी किसी मामले में इसकी रहनुमाई जोया होता तो अपनी बर्तरी के एहसास से इसकी आंखें चमक उठतीं। जब भी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरज़ुएँ मतलब ख्वाहिशात इसके सीने में हिजान पैदा कर देती। अफ़सर की एक-एक निगाह लुत्फ़ करम का नशा से उठ 8-8 दिन रहता, ठीक है? से 8-8 दिन रहता। तो बेसिकली इसमें ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि बेसिकली जो वो चाहते हैं कि काफ़ी अरसे से अपने घर के बाहर कुतबा लगाएँ। तो जब भी किसी अफ़सर को वो देखते कि उनकी प्रमोशन हुई है तो वो बड़ा खुश होते और उनके अंदर मज़ीद ये जान पैदा हो जाती है कि किस दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी भी प्रमोशन होगी। जब तक इसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख़्यालों में मगन रहा। ना दोस्तों से मिलता, ना खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्दी ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब-अजीब ख़्याली दुनिया में रहता। मगर इनके आने की देर थी कि ना तो वो फ़राग़त ही रही और ना वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी के फ़िक्रों ने इसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तक़बिल की सुहानी तस्वीरें रफ़्ता-रफ़्ता धुंधली पड़ गईं। तो उसकी फ़ैमिली जब वापस आती है, तो दोबारा से उसके जो ख़याली पुलाव था वो ख़त्म हो जाता है बनना और वो दोबारा से अपनी गृहस्थी में मसरूफ़ हो जाता है। कुतबा साल भर तक इसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में इसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफ़सर को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की मगर इस हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब इसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई थी और इसका हाथ इस बेकवाड़ी अलमारी तक बखूबी पहुँच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख़्याल से कि कहीं इसका बेटा कुतबे को गिरा ना दे, इसे वहाँ से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। ठीक है जी? तो उसने अपने कपड़ों के नीचे उसको रख दिया क्योंकि उसका बेटा बड़ा होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरा दे। सारी सर्दियाँ ये कुतबा इस संदूक में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को इस संदूक से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चनाचा दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कुतबा भी निकाल कर काट के इस पुराने बक्स में डाल दिया जिसमें टूटे हुए चौखटे बेबाल के पर्श, बेसकार साबुनदानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही दूसरी चीज़ें पड़ी रहती थीं। तो बेसिकली उन चीज़ों में डाल दिया जहाँ पर फ़ज़ूल चीज़ें पड़ी हुई थीं। और शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। दफ्तरों के रंग-ढंग देखकर वो इस नतीजे पर पहुँच गया था कि तरक्की लतीफ़ा-ए ग़ैबी से नसीब होती है। मतलब कोई गैबी मदद होगी जो उसकी तरक्की करेगी, ठीक है? अब क्योंकि उसने बड़ी मेहनत कर ली थी, कड़ी मेहनत झेलने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। इसकी तनख़्वाह में हर दूसरे बरस ₹3 का इज़ाफ़ा हो जाता, जिससे बच्चों की तालीम वग़ैरह का खर्चा निकल आता और इसे ज़्यादा तंगी ना उठानी पड़ती। पे दर पे मायूसियों के बाद जब इसकी मुलाज़मत करते 12 बरस हो चुके थे, वो इसके साथ ये रफ़्ता-रफ़्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कुतबे की याद तक ज़हन से महवर हो चुकी थी। तो इसके अफ़सरों ने इसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुज़ारी का ख़्याल करके इसे 3 महीने के आर्ज़ी तौर पर दर्जे अव्वल के क्लर्क की जगह दे दी, जो जाना चाहता था। बेसिकली छुट्टी जाना चाहता था एक कोई क्लर्क तो उसकी जगह पर उसको रख दिया। ठीक है, जिस रोज़ इस अहदा मिला इसकी खुशी की इंतहा न थी। इसने तांगे का भी इंतज़ार ना किया बल्कि तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए पैदल ही बीवी को ये मसवदा सुनाने चला गया। शायद तांगा मसवदा मतलब खबर सुनाने चला गया। शायद तांगा इसे कुछ ज़्यादा जल्दी घर ना पहुँचा सकता। ठीक है, अगले महीने में मैं इसने नीलाम घर में से एक सस्ती-सी लिखने की मेज़ और घूमने वाली एक कुर्सी खरीदी। मेज़ के आते ही इसे फिर कुतबे की याद आई। इसने साथ ही इसकी सोई हुई मंगें जाग उठीं। इसे ढूँढते-ढाँढते के काठ की पेटी में से कुतबा निकाला, साबुन से धोया, पूंजा, दीवार के सहारे मेज़ पर टिका दिया। ठीक है जी, तो बेसिकली उसे दोबारा से कुतबा निकाला और उसको याद करने की कोशिश की। ये ज़माना इसके लिए बहुत घुटन था, ठीक है जी, क्योंकि अपने अफ़सरों को अपनी बरतर कारगुज़ारियों दिखाने के लिए
چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی آئے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ اس کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی رہتی تھی۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو وہ تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی، نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر مطلب بہت بری معلوم ہونے لگی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں الکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسر کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے وہ اپنی مشکل حالات میں آ گیا کہ بھئی جس طرح وہ چاہتا تھا کہ وہ کلرک کی بڑی کرسی پر بیٹھے، وہ دوبارہ اپنی نچلے درجے پر چلا گیا جب اس کا کلرک واپس آ گیا۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی اور منچلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پر رونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، ہاں وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا، چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا۔ وہ پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہ بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے سے ایک بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جو کتبہ تھا اس کی بہت بہت جگہیں بدل گئیں۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھواں پونچھا اور بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذ پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے تحائف میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر ادب اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دھک اٹھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ اب جو جگہ ہے کتبے کی وہ بار بار بدل جاتی تھی، اب اس کی وہ جگہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، اس کو وہ ایک دفعہ جل بھی چکا تھا تو اب اس کو کہیں نہ کہیں اٹھا کر کہیں رکھ دیا کرتے تھے سارے، ٹھیک ہے؟ ان کا بیٹا بھی اور ان کی وائف بھی اور ساتھ میں شریف حسین خود بھی، ٹھیک ہے؟ سو اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے، پورے 20 سال ہو گئے، اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گڈی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا، مطلب جھکاؤ آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے تھے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی، کہ مطلب وہ ہر وقت اب پریشان رہنے لگا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ 55 برس کی عمر میں اسے ٹینشنیں مل گئیں، 55 برس کا ہو چکا تھا، اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جن سے بخوبی ہونے لگی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعری اور بیوی کے سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجد کی رونق خوب بڑھائی، مگر
پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیمار رہنے لگ گیا، اس نے اپنی بچوں کی اور بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دی، اب اس کے بچے جاب کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے؟ جب اس پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، مطلب اپنی رضائی سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوائیں تیز کی طرح اس کی سینے میں لگی اور نمونیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بیٹوں نے اس کے بہترین علاج معالجے کرائے، ان کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا، وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو جو شریف حسین تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور نمونیا ان کو ہو جاتا ہے، باقی سب گھر والے بھی ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری سی اسے یہ کتبہ مل گیا، بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی، کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محیط کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقوش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک سے ایک بات سوجی کہ جس نے آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس کتبے کی بارے میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹے نے وہ جو ہے نا جو کتبہ انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا انہوں نے اپنے قبر پر نقش کر دیا ان کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ساری جو کہانی تھی شریف حسین کی کہ بیسیکلی وہ کلرک تھے، انہوں نے پوری زندگی اپنی بہت محنت کی کہ میں بڑے درجے پر فائز ہو جاؤں، کچھ عرصہ ان کو خوشی بھی ملی جب ان کے جو کلرک تھے ساتھی کلرک کسی چھٹی پر چلے گئے، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ عرصے تک یہ خوشی نہیں تھی، پوری زندگی انہوں نے بہت محنت کی اور آخر میں ان کے بیٹے نے جو ان کو تختی ان کو ملی انہوں نے ان کی قبر پر لگا دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری سٹوری تھی۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل، کیپ سپورٹنگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔